एक बार रात के समय डीके किसी का इंतजार कर रहा था। तभी एक कार उसके पास आकर रुकी और उसमें से दो आदमी निकलकर बाहर आ गए। डीके उनको देखकर बोला, सुरेश, तुमने मुझे इतनी रात में यहाँ क्यों बुलाया है? सुरेश बोला, डीके, ये मेरे मामा है, गांव के मुखिया जी हैं। मैंने तुम्हें इनका एक केस सॉल्व करने के लिए यहाँ बुलाया है। अब डीके बोला, बताओ मुखिया जी, क्या बात है? मुखिया जी बोले, डीके, मेरी एक माचिस मैच बॉक्स चोरी हो गई है। तुम्हें वो माचिस खोज के निकालना है। इसके बदले में तुम्हें मुंह मांगे पैसे भी दूंगा। अब डीके आश्चर्यचकित होकर बोला, माचिस? मुखिया जी, आप केवल एक माचिस दड़वाने के लिए मेरे पास आए हो? ये कैसा केस है? आप बाजार से एक नई माचिस खरीद सकते हो। अब मुखिया जी बोले, डीके, वो साधारण माचिस नहीं है। कल तुम सुबह मेरे गांव आना, वहीं मैं तुम्हें सारी जानकारी दूंगा। अभी मुझे देर हो रही है। इतना बोल के सुरेश और मुखिया वापस अपनी गाड़ी में बैठे और वहां से आगे की ओर निकल गए और डीके उनको देखता रह गया। हेलो दोस्तों, फाइंड बाय के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए एक जोरदार दिमागी पहेली माचिस मैच बॉक्स लेके आए हैं। कृपया कंप्लीट पहेली देखिए। अब रात में डीके घर पहुंचा। डीके की वाइफ अंजलि बोली, डीके, तुम इतनी रात में कौन सा केस सॉल्व करने गए थे? डीके पास आकर बोला, अंजलि, कल सुबह मुझे एक केस सॉल्व करने शहर से दूर जाना है। तुम अभी रात में मेरा सामान पैक कर देना। मुझे वापस आने में कुछ दिन लग जाएंगे। मैं तुम्हें वहां से फोन करूंगा। अब डीके का बेटा देव भी वहां खड़ा होके चिंगम खा रहा था। देव बोला, पापा, अगर आप चले जाओगे तो मेरे लिए बाजार से चिंगम बगलगम कौन लाएगा? अब अंजलि चिल्लाकर बोली, डीके, तुम्हारा बेटा मेरी बात नहीं सुनता है और दिन भर चिंगम खाता रहता है और पढ़ाई भी नहीं करता है। मैं चाहती हूँ तुम इसकी सारी चिंगम अपने साथ ले जाओ। अब डीके बोला, ओके अंजलि, अब तुम मेरे लिए खाना टेबल पे लगा दो और इसकी सारी चिंगम और बगलगम मेरे बैग में डाल दो। अब जब तक ये तुम्हारी बात नहीं मानेगा, मैं इसे चिंगम खाने नहीं दूंगा। इतना सुन के अंजलि डीके के लिए खाना लेने किचन में चली गई और देव वहां से भाग गया। अब दूसरे दिन डीके अपनी कार में बैठकर घर से मुखिया गांव जाने के लिए निकला। मुखिया गांव शहर से बहुत दूर था, इसलिए डीके तेज स्पीड में अपनी कार चलाते हुए गांव की तरफ बढ़ रहा था। बहुत देर तक गाड़ी चलाने के बाद डीके अपनी कार से मुखिया के घर तक पहुंच गया। उसने कार के अंदर से देखा, घर के बाहर सुरेश और मुखिया जी डीके का आने का इंतजार कर रहे थे। अब मुखिया जी डीके को अपने घर के अंदर ले गए। अंदर के कमरे में ले जाके मुखिया बोला, डीके, मेरे घर में बहुत सारे नौकर काम करते हैं। हमारे गांव का एक लड़का है शुभम, वो भी मेरे घर में कुछ दिन पहले तक काम करता था। वो मेरे व्यवसाय का हिसाब किताब बही खाता देखने वाला अकाउंटेंट था। गांव में केवल वही पढ़ा लिखा लड़का था, इसलिए मैं उसे अपने घर पे काम पे रख लिया था। और उसके पिता भी हमारे खेतों में काम करते थे, इसलिए मुझे उस पर पूरा विश्वास था। लेकिन एक दिन वो मेरे सोफे पे बैठ के हिसाब किताब का काम कर रहा था और उधर उस अलमारी के ऊपर मेरी एक माचिस मैच बॉक्स रखी हुई थी। उस दिन मैंने माचिस के अंदर अपनी बेटी प्रिया के लिए सोने की बालियां, गोल्डन रिंग रखी थी। और कुछ देर बाद शुभम यहाँ से काम करके अपने घर चला गया। उसके जाने के बाद मैंने यहाँ आके देखा, मेरी माचिस गायब थी, अर्थात उस लड़के शुभम ने मेरी माचिस चुरा ली। उसके बाद मैं गांव में उसके घर गया, लेकिन उसके माता पिता ने बताया कि शुभम घर नहीं आया। उसी दिन से शुभम गायब है। डीके, तुम्हें उस लड़के शुभम को ढूंढना है। अब डीके आश्चर्य से बोला, मुखिया जी, मेरे मन में दो सवाल हैं। नंबर 1, आपने उस दिन सोने की बालियों को माचिस के अंदर क्यों रखा था? नंबर 2, उन सोने की बालियों को आप दोबारा बाजार से खरीद सकते हो, उनकी कीमत ज्यादा नहीं होगी, फिर आप उन्हीं सोने की बालियों को ढूंढना क्यों चाहते हो? अब मुखिया बोला, डीके, उस दिन मेरी बेटी प्रिया का जन्मदिन था और मैं बाजार से चुपचाप अपनी बेटी प्रिया को सरप्राइज देने के लिए उसके लिए सोने की बाली लेके आया था। अब मेरी वाइफ के मरने के बाद मेरी बेटी सुबह उठ के मेरे लिए चाय बनाती थी, इसलिए मैंने उसे सरप्राइज देने के लिए उसकी सोने की बालियों को माचिस के अंदर रख दिया, जिससे कि वो सुबह सुबह उठकर माचिस लेकर मेरे लिए किचन में चाय बनाने जाएगी और उसे चाय बनाने के लिए माचिस खोलने पर मेरा उपहार सोने की बालियां मिल जाएंगी। लेकिन प्रिया के माचिस उठाने से पहले ही शुभम माचिस लेके भाग गया और मेरी बेटी प्रिया मुझसे रूठ कर शहर के कॉलेज में पढ़ने चली गई। अब प्रिया जब तक गांव में वापस नहीं आएगी, जब तक मैं उसकी वही सोने की बालियां नहीं ढूंढ दूंगा। इसलिए मुझे उस लड़के शुभम की तलाश है। अब पास में खड़ा मुखिया का भाई बोला, हाँ डीके, बस तुम एक बार उस लड़के को ढूंढ के लाओ, हम उसे मार डालेंगे। मेरी बंदूक उस लड़के का इंतजार कर रही है। डीके उसकी बात सुन के चुपचाप हो गया। अब मुखिया बोला, डीके, तुम आज से इस लड़के को ढूंढना स्टार्ट कर दो। जब तक वो लड़का नहीं मिल जाता, तुम यहीं हमारे इस घर में हमारे मेहमान बन के रहोगे।
और ये हमारा बावर्ची नौकर रघु तुम्हारे खाने पीने का ध्यान रखेगा। इतना बोल के मुखिया उसका भाई वहां से चले गए और डीके और सुरेश कमरे में खड़े रह गए। उसके जाने के बाद डीके ने रघु से पूछा, रघु, क्या ये मुखिया जी की बेटी प्रिया का फोटो है? अब रघु बोला, हाँ साहब, ये प्रिया मैम साहब है जिनकी वजह से ये सब हो रहा है। अब आप ऊपर के रूम में चलो, मैं आपका सामान लेके आता हूँ। इतना बोल के रघु डीके की कार में सामान लेने चला गया और डीके वहीं खड़ा रह गया। अब कुछ देर बाद रघु उनके कमरे में लेके आ गया। वहां जाके रघु बोला, साहब, आज से ये आप दोनों का कमरा है। अगर खाने पीने के लिए कुछ चाहिए तो मुझे किचन में आके बता देना और आज शाम को तैयार रहना। मैं आज शाम को आपको गांव के प्रत्येक सदस्य और शुभम के घर ले जाऊंगा। वहां जाके आप शुभम के बारे में पूछताछ कर सकते हो। इतना बोल के रघु वहां से चला गया। उसके जाने के बाद डीके ने अपना सूटकेस खोला और उसमें से सामान निकाला। डीके को अपने बैग के अंदर से बहुत सारी चिंगम बगलगम दिखाई दी। डीके चिंगम देख के समझ गया ये सारी चिंगम उसकी वाइफ अंजलि ने अपने बेटे देव से छुपा के रखी हैं। अब सुरेश उन चिंगमों को देख के बोला, अरे वाह डीके, तुम भी चिंगम खाते हो? मुझे भी चिंगम खाना पसंद है। आज शाम को हम लोग गांव वालों से मिलने जाएंगे तो ये चिंगम खाएंगे। अब डीके ने उसकी बात मान ली और दोनों अपना अपना सामान निकाल के जमाने लगे। अब रात के समय वो लोग खाना खाने के बाद बाहर आए। मुखिया बोला, डीके, अब रात के समय सभी किसान अपने खेत से वापस अपने घर पे आ चुके होंगे। अब तुम रघु के साथ जाकर शुभम के माता पिता से मिलकर उसका पता लगा सकते हो। मुखिया की बात सुनने के बाद तीनों गाड़ी में बैठ के वहां से गांव के लिए निकल गए और मुखिया उसको देखता रह गया। कुछ देर तक गाड़ी चलाने के बाद तीनों गांव में किसानों के घर के पास पहुंच गए और कार से उतरकर इधर उधर देखने लगे और सुरेश अपनी चिंगम खा के फुलाने लगा। डीके उसे चिंगम खाता देख के बोला, सुरेश, तुम चिंगम खाना बंद करो। सभी गांव वाले घर के अंदर हैं। अब हमें गांव वाले सोच समझ के बात करनी होगी। सुरेश बोला, डीके, तुम बार बार क्यों भूल जाते हो कि डिटेक्टिव तुम हो और गांव वाले से पूछताछ भी तुम्हें ही करनी होगी। मैं यहाँ केवल तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। और तुम्हें कैसे पता चला कि सभी गांव वाले घर के अंदर हैं? दोस्तों, पहले का पहला सवाल, डीके को कैसे पता चला कि सभी गांव वाले घर के अंदर हैं? डीके बोला, गांव के प्रत्येक घर के बाहर उनकी चप्पल या जूते रखे हुए हैं, अर्थात सभी गांव वाले अपने खेत से वापस आके आराम कर रहे हैं। अब हमें सबसे पहले शुभम के घर वालों से मिलना चाहिए। अब रघु बोला, साहब, वो लास्ट वाला घर शुभम का है। आपको सबसे पहले शुभम के माता पिता से पूछताछ करनी चाहिए। अब रघु की बात मानकर तीनों सबसे पहले शुभम के घर के पास पहुंच गए और दरवाजा खटखटाने लगे। अंदर जाके उन्होंने देखा शुभम के माता पिता खड़े थे और दीवार पे शुभम की फोटो लगी हुई थी। डीके ने पूछा, यह आपके बेटे शुभम की फोटो है? शुभम के पिता बोले, हाँ साहब, ये फोटो शुभम का है। हमारा बेटा 15 दिन से गायब है, वो मिल नहीं रहा है और यहाँ के मुखिया जी उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। पुलिस भी हमारे बेटे को ढूंढ नहीं पा रही है। हम लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या करें। डीके ने पूछा, आपने आखिरी बार अपने बेटे शुभम को कब देखा था? उसकी माँ बोली, शुभम प्रतिदिन मुखिया जी के यहाँ अकाउंटेंट का काम करने जाता था और एक दिन वो वहाँ काम करने गया लेकिन वापस नहीं आया और मुखिया जी से ढूंढते हुए यहाँ आ गए और उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाने लगे। लेकिन हमारा बेटा शुभम ऐसा नहीं है, वो कभी चोरी नहीं कर सकता। शुभम इस समय कहाँ है और किस हालत में, हमें कुछ नहीं पता। अब सुरेश ने उन लोगों से पूछा, क्या आपके बेटे के पास मोबाइल फोन है? शुभम के पिता बोले, साहब, आप मोबाइल की बात कर रहे हो? यहाँ गांव में किसी के घर में लाइट नहीं है, केवल मुखिया के घर में लाइट है और वो भी कभी कभी चली जाती है। यहाँ इस गांव में मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता है। मुखिया जी के घर में भी मोबाइल फोन नहीं है, बल्कि एक तार वाला फोन लगा हुआ है। अब डीके ने उसकी बात सुनकर अपना मोबाइल निकाला, उसमें नेटवर्क नहीं आ रहे थे। डीके बोला, ठीक है, आप लोग आराम करो। अगर आपको शुभम की कोई खबर मिले तो हमें बताना, हम आपकी मदद करेंगे। इतना बोल के तीनों घर से बाहर चले गए। बाहर आकर डीके ने रघु से बोला, रघु, इस गांव में कुल कितने घर हैं? मुझे सभी लोगों से पूछताछ करनी है। रघु बोला, साहब, इस गांव में कुल 70 घर हैं और हमें सभी से बातचीत करने में बहुत समय लगेगा। लेकिन यहाँ शुभम के आसपास के कुछ घर हैं जो शुभम की फैमिली को जानते हैं, हम उन लोगों से बातचीत कर सकते हैं। आइए, मैं आपको सबसे पहले काका जी से मिलवाता हूँ। इतना बोल के रघु काका जी के घर के पास चला गया और डीके और सुरेश वहीं खड़े रह गए। उसके जाने के बाद डीके ने चुपचाप से सुरेश के कान में कुछ कहा और सुरेश डीके की बात ध्यान से सुनता रहा।
अब कुछ देर बाद दोनों काका जी के घर के पास पहुंच गए। वहां दरवाजे पे काका जी की लाठी और चप्पल रखी हुई थी और दरवाजा खटखटाने के बाद वो दोनों अंदर चले गए। अंदर जाके डीके ने काका जी से पूछा, क्या आप शुभम को जानते हो? काका जी बोले, हाँ साहब, शुभम बहुत अच्छा लड़का है। वो मुखिया जी ने काम करने जाता था, लेकिन एक दिन वो काम से वापस घर नहीं आया। पता नहीं वो बीच में कहाँ गायब हो गया। अब डीके काका जी की बातें सुन के वहां से बाहर की ओर चला गया। बाहर आके डीके ने सुरेश से पूछा, सुरेश तुम हमारे साथ अंदर क्यों नहीं आए? सुरेश बोला, डीके तुम बार बार क्यों भूल जाते हो कि डिटेक्टिव तुम हो, मैं नहीं हूँ। इसलिए गांव वालों से पूछताछ करना तुम्हारा काम है। मेरा काम केवल ये चिंगम खाना है और तुम्हारे साथ में रहना है। अब रघु बोला, ये अगला घर शुभम के दोस्त अमन का है, चलो वहां चल के बातचीत करते हैं। इतना बोल के सभी लोग अमन के घर चले गए। घर के अंदर जाके डीके ने देखा शुभम का दोस्त अमन कमरे में खड़ा था। डीके ने उससे पूछा, क्या तुम शुभम के दोस्त हो? हमें उसके बारे में तुमसे कुछ पूछताछ करनी है। अमन बोला, मेरी लाइफ का सबसे अच्छा दोस्त शुभम है। गांव में हम दोनों साथ साथ फुटबॉल खेला करते थे। उसका किताबों में मन लगता था और मेरा बाजा बजाने में मन लगता था, लेकिन फिर भी हम दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। पूरे गांव में केवल एक वही पढ़ा लिखा लड़का था, लेकिन एक दिन वो अचानक कहीं गायब हो गया और किसी को उसके बारे में कोई भी पता नहीं चला। अब डीके अमन की बात सुन के घर से बाहर चला गया। अब रघु ने डीके को गांव के और घर वालों के घर जाकर उनसे डीके को मिलवाया और डीके ने सभी से शुभम के बारे में पूछताछ की, लेकिन डीके को किसी भी घर से शुभम की कोई जानकारी नहीं मिली। डीके ने सभी के घर में देखा, गांव में लाइट नहीं है, इसलिए सभी लोग कमरे में रोशनी के लिए चिमनी लैंप का इस्तेमाल करते हैं और खाना बनाने के लिए गैस के बदले चूल्हे का इस्तेमाल करते हैं और इन दोनों को जलाने के लिए माचिस का इस्तेमाल किया जाता है। अब अंत में तीनों वापस मुखिया की गाड़ी में बैठकर घर के लिए चले गए। अब वो तीनों रात में घर वापस आए और गाड़ी से नीचे उतरे। मुखिया जी ने पूछा, क्या शुभम के बारे में कुछ पता चला? डीके बोला, शुभम हमको गांव में नहीं मिला, लेकिन गांव वाले उसे एक अच्छा लड़का मानते हैं। मुझे लगता है शुभम गांव में कहीं छुपा हुआ है और उसके माता पिता रात में उससे मिलने जाते हैं। क्या कभी आपने शुभम के माता पिता पर नजर रखी? मुखिया बोला, हाँ, हमारे आदमियों ने कई दिनों तक रात भर शुभम के घर वालों पर नजर रखी, लेकिन उसके माता पिता दिन में खेतों में और रात होने पर अपने घर में ही रहते हैं, वो कहीं नहीं जाते। इसलिए हमने शुभम को ढूंढने तुम्हें शहर से बुलाया है। अब डीके और सुरेश मुखिया की बात सुन के घर के अंदर चले गए। कमरे में जाके डीके सुरेश से बोला, सुरेश ये एक लव स्टोरी है। मुझे लगता है शुभम और प्रिया एक दूसरे को पसंद प्यार करते हैं, लेकिन मुखिया जी अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे बताना नहीं चाहते। अभी वो दोनों बातचीत कर रहे थे, तभी रघु आकर बोला, आपने एकदम सही कहा साहब, लेकिन आपको कैसे पता चला? पहली का दूसरा सवाल, डीके को कैसे पता चला कि शुभम और प्रिया एक दूसरे को चाहते हैं? डीके बोला, मुझे दोनों की फोटो फ्रेम देख के समझ आ गया कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को प्यार करते हैं, क्योंकि इन दोनों की फोटो फ्रेम एक ही है, लेकिन इन दोनों ने अपने अपने फोटो फ्रेम से अलग कर लिए हैं। मुझे लगता है शुभम यहाँ काम करने आता था और प्रिया के साथ उसे प्यार हो गया और दोनों चुपचाप से भाग गए। तभी वह मुखिया आकर चिल्लाते हुए बोला, डीके तुमने एकदम सही कहा, इसलिए हम उस कमीने शुभम को पकड़ना चाहते हैं, क्योंकि प्रिया भी उसी के पास है। हमारी घर की इज्जत उसी के पास है। प्रिया उसके साथ जाने से पहले घर के सभी गहने ज्वेलरी लेके गई है और वो कमीना शुभम प्रिया को लेके इसी गांव में कहीं छुपा हुआ है। हमने कई बार उसके घर के आसपास अपने आदमी उसे देखने के लिए लगवाए, लेकिन हमें कभी शुभम घर आता हुआ नहीं दिखाई दिया और उसके माता पिता शुभम से मिलते हुए जाते दिखाई नहीं दिए। इसलिए हमने तुम्हें शहर से शुभम की तलाश करने के लिए बुलाया है। डीके ने पूछा, आपको ये कैसे पता चला कि प्रिया ज्वेलरी लेके भागी है और वो दोनों इसी गांव में हैं? मुखिया बोला, प्रिया ने मुझे बताया था कि वो शुभम को पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। इसलिए एक रात प्रिया अपने कमरे में अपनी माँ के सभी गहने अपने बैग में डाल रही थी। उसी समय रघु उसके कमरे में खाना लेके गया और रघु ने उसे गहने अपने बैग में डालते हुए देख लिया। अब प्रिया ने उसी समय बिना खाना खाए बैग उठा के घर से बाहर चली गई और उस समय मैं घर पे नहीं था। उसके जाने के कुछ देर बाद मैं घर पे वापस आया और रघु ने मुझे पूरी सच्चाई बताई। मैंने उसी समय अपनी गाड़ी निकालकर उसे शहर के रास्ते तक खोजने गया, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दी। मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए ये बात किसी को नहीं बताई और शुभम पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। प्रिया और शुभम जानते हैं कि हम लोग उनको ढूंढने आएंगे, इसलिए वो शहर नहीं जा पाए और इसी गांव में कहीं जाके छुप गए।
आज भी हमारे आदमी उन लोगों की तलाश कर रहे हैं। अब डीके बोला, मुखिया जी वो दोनों बड़े हुए हैं और एक दूसरे से प्यार भी करते हैं और शादी भी कर सकते हैं। आप कानून के अनुसार उन दोनों को शादी करने से रोक नहीं सकते। मुखिया का भाई बोला, डीके यहाँ इस गांव में तुम्हारा मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता, तुम मुझे पुलिस तक कैसे पकड़वाओगे? इसलिए चुपचाप से अपना काम करो और शुभम को ढूंढो, वरना शुभम की तरह तुम भी गायब हो जाओगे और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अब डीके मुखिया के भाई से बोला, मुखिया जी आप मुझसे तमीज से बात कीजिए, मैं अपने दोस्त के कहने पे आपके गांव आया हूँ और 2 दिन के अंदर शुभम को ढूंढ के यहाँ से चला भी जाऊंगा, इसलिए आप अपनी आवाज़ नीचे रखो। अब मुखिया डीके की बात सुन के चुप हो गया और दोनों वहां से चले गए। उसके जाने के बाद सुरेश और डीके भी अपने कमरे में चले गए। कमरे में जाकर सुरेश बोला, सॉरी डीके, मैंने तुम्हें इस गांव में लाके फंसा दिया। मुखिया जी माचिस नहीं बल्कि शुभम और प्रिया को ढूंढना चाहते हैं। डीके बोला, कोई बात नहीं सुरेश, तुम ये बताओ मैंने तुम्हें जो गांव में काम दिया था वो तुमने कंप्लीट किया या नहीं? सुरेश बोला, हाँ डीके, मैंने गांव के प्रत्येक घर के बाहर रखी चप्पलों और जूतों के नीचे चिंगम चिपका दिए, लेकिन तुमने मुझसे ये काम करने को क्यों बोला था? दोस्तों पहली का तीसरा सवाल, डीके ने गांव वालों की चप्पल और जूतों के नीचे चिंगम क्यों चिपकवाई? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। डीके बोला, ये सारा काम मैंने शुभम को ढूंढने के लिए करवाया है। गांव में सभी लोग शुभम को अच्छा इंसान मानते हैं और ये भी जानते हैं कि मुखिया जी के आदमी शुभम को ढूंढ रहे हैं और मुखिया के आदमी शुभम के माता पिता के ऊपर भी नजर रखते हैं, इसलिए शुभम गांव में कहीं चुपचाप से छुपा हुआ है। इसलिए मुझे लगता है गांव का कोई भी आदमी प्रतिदिन रात के समय चुपचाप से शुभम के लिए खाना देने जाता होगा या उससे मिलने जाता होगा, जिसकी जानकारी मुखिया के आदमी को नहीं लग पाती। इसी बात का पता लगाने के लिए आज मैंने तुम्हारे द्वारा शिवम के आसपास रहने वाले गांव वालों की चप्पल और जूतों में च्युइंगम चिपकवा दी है। अब रात के समय सभी गांव वालों के घर में खाना बन रहा था और सभी गांव वाले खाना खा के सो जाएंगे, लेकिन वो व्यक्ति जो शिवम को खाना देने जाता है वो रात में अपने घर से बाहर निकलेगा और शिवम को खाना देने जाएगा और उस कंडीशन में उसके जूते या चप्पल में लगी हुई चिंगम में मिट्टी चिपक जाएगी और उसकी चिंगम जमीन में दब के गंदी हो जाएगी या हट जाएगी। उस कंडीशन में हमें सभी ये पता लग जाएगा कि कौन सा गांव वाला शिवम से मिलने जाता है या उसके लिए खाना लेके जाता है। इसलिए सुरेश अब जल्दी से खाना खा के सो जाओ, क्योंकि कल सुबह हमें गांव वालों के उठने से पहले उनकी चप्पल और जूतों में लगी हुई चिंगम को चेक करने जाना है। तभी हम जान पाएंगे कि गांव में कौन शिवम से मिलने जाता है। अब डीके की बात सुनकर सुरेश ने जल्दी से खाना खाया और दोनों कमरे में सो गए। अब दूसरे दिन डीके और सुरेश चुपचाप से सुबह सुबह गांव में पहुंच गए। उस समय सुबह के 3 बज रहे थे और सभी गांव वाले सो रहे थे। अब डीके और सुरेश ने प्रत्येक गांव के घर के बाहर रखी चप्पल और जूतों को उठाकर चेक करने लगे और उसमें लगी हुई चिंगम को देखने लगे। सभी घर के जूतों को चेक करने के बाद डीके और सुरेश एक पेड़ के नीचे आके वापस खड़े हो गए। सुरेश बोला, डीके, मुझे सभी की चप्पल के नीचे चिंगम जैसी मैंने रात में लगाई थी वैसी लगी हुई मिली, लेकिन काका जी की चप्पलों के नीचे मुझे मिट्टी से बिगड़ी हुई चिंगम मिली, जमीन से दबी हुई चिंगम मिली। अर्थात काका जी कल रात शुभम से मिलने गए थे। अब डीके बोला, सुरेश तुमने सही कहा, मतलब काका जी आज रात भी शुभम से मिलने जाएंगे और उसको खाना देने जाएंगे। अब हम लोग आज रात काका जी का पीछा करते हुए शुभम तक पहुंच जाएंगे। इतना बोल के दोनों वहां से चुपचाप मुखिया के घर के लिए वापस चले गए। अब वो दोनों सुबह सुबह घर वापस पहुंचे। बाहर देखा मुखिया और रघु उनका इंतजार कर रहे थे। मुखिया बोला, डीके तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ का चले गए थे? डीके तुम्हें शुभम मिला या नहीं? डीके बोला, मुखिया जी मैंने आपसे 2 दिन का समय मांगा है, आप मुझे परेशान मत करो, मैं 2 दिन में शुभम को ढूंढकर यहाँ से वापस चला जाऊंगा। इतना बोल के सुरेश और डीके वापस अपने कमरे में चले गए और मुखिया वहीं खड़ा देखता रह गया। अब दूसरी रात डीके और सुरेश ने जल्दी से खाना खाया और खाना खाने के बाद काका जी का पीछा करने के लिए जल्दी से सो गए। रात के समय डीके और सुरेश चुपचाप से उठे और मुखिया के घर से गांव के लिए निकल गए। गांव पहुंचकर उन्होंने देखा आधी रात में काका जी अपने घर से एक थैला लेके घर से निकले और चप्पल पहन के जंगल की ओर जाने लगे। अब डीके और सुरेश भी काका जी को दूर से देख रहे थे। वो दोनों भी काका जी का पीछा करने लगे। काका जी रात के समय जंगल का रास्ता पार करते हुए जंगल के अंदर जा रहे थे और डीके और सुरेश भी काका जी का पीछा करते हुए उनके पीछे चल रहे थे। बहुत दूर तक चलने के बाद काका जी जंगल में एक जगह पे आकर रुक गए और पहाड़ी की गुफा के अंदर चले गए।
उनके अंदर जाने के बाद डीके और सुरेश भी वहां पहुंच गए और काका जी के पीछे अंदर की ओर चले गए। गुफा के अंदर डीके ने जाके देखा काका जी शुभम के लिए खाना परोस रहे हैं। शुभम उनको देख के चौंक कर बोला, तुम लोग कौन हो? डीके बोला, डरो मत शुभम, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। पहले ये बताओ कि प्रिया कहाँ है? शुभम बोला, सर प्रिया मेरे साथ नहीं है। मैं और प्रिया एक दूसरे से प्यार करते हैं और अक्सर इसी सुनसान जगह पे मिलते थे, इसलिए हमें सुनसान जगह से डर नहीं लगता था। उस रात मैं और प्रिया घर से शहर भागना चाहते थे, इसलिए प्रिया ने मुझे इस सुनसान जगह पे बुलाया था और मैं उसके कहने पे यहाँ आ गया। कुछ देर बाद प्रिया यहाँ आई और मुझे उसने अपना ये बैग जिसके अंदर उसके गहने रखे हुए हैं, ये बैग उसने मुझे दे दिया। अब हम दोनों गांव छोड़कर शहर भागने ही वाले थे, तभी प्रिया मुझसे बोली, रुको, मैं 10 मिनट में घर से होके वापस आती हूँ, तुम मेरा इंतजार करना। इतना बोल के प्रिया मुझे ये बैग देकर वापस अपने घर के लिए चली गई और उस दिन के बाद प्रिया यहाँ कभी वापस नहीं आई। मैं उसी दिन से इस गुफा में प्रिया का इंतजार कर रहा हूँ। अभी वो लोग बातचीत कर ही रहे थे, तभी वहाँ मुखिया और उसके आदमी गुफा के अंदर आ गए। मुखिया चिल्लाकर बोला, डीके ये झूठ बोल रहा है, इसने गहनों के लालच में प्रिया को मार दिया और यहाँ से शहर भागने के लिए छुपकर बैठा है। इतना बोलकर मुखिया के आदमियों ने शुभम को पकड़ के बाहर लाया और गाड़ी में बिठाकर सभी लोग मुखिया के घर वापस चले गए। कुछ देर बाद सभी लोग मुखिया के घर पहुंच गए। मुखिया ने गाड़ी से शुभम को नीचे उतारा और डीके को पैसे देते हुए बोला, डीके तुमने शुभम को ढूंढ लिया, ये लो अपने पैसे, अब तुम अपने घर जा सकते हो। अब शुभम चिल्लाकर बोला, सर मुझे बचा लो, प्रिया मेरे पास नहीं है और ये मुखिया मुझे मार डालेगा। अब डीके बोला, मुखिया जी मेरी बात सुनिए और इस शुभम पे विश्वास कीजिए, इसे नहीं पता कि प्रिया कहाँ है, आप इसे क्यों मारना चाहते हैं? मुखिया बोला, डीके मैंने तुम्हें एक केस दिया था माचिस मैच बॉक्स को ढूंढना और तुमने शुभम को ढूंढकर मेरा केस सॉल्व कर दिया है। अब तुम्हारा काम खत्म हो गया। अभी रात के 2 बज रहे हैं, तुम दोनों शहर अपने घर वापस जा सकते हो और शुभम का क्या करना है ये मुझ पर छोड़ दो। अभी मुखिया कुछ बोल ही रहा था, तभी वहां की लाइट चली गई और सभी तरफ अंधेरा हो गया। अब सुरेश बोला, मुखिया जी अभी रात के 2 बज रहे हैं और आपके घर की लाइट भी चली गई है, इस अंधेरे में शहर जाना तो दूर, हम लोग कमरे में रखे अपने बैग तक नहीं ढूंढ सकते। अब मुखिया जी रघु से बोले, रघु इनको माचिस दे दो, उसे जला के ये लोग अंदर से अपने बैग निकाल के लाएंगे और अपनी कार में बैठ के यहाँ से शहर चले जाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता अब ये लोग यहाँ पर रुके। मुखिया की बातें सुनकर रघु ने अपनी जेब से माचिस निकाली और डीके को दे दी, जिसे लेके दोनों अपना सामान लेने कमरे के अंदर चले गए। अंदर जाके कमरे में डीके ने माचिस की तीली जलाई और तीली की रोशनी से उनको उनके बैग दिखाई दे गए। अब सुरेश बोला, डीके इस बार तुम्हारा ये केस माचिस अधूरा रह गया, क्योंकि इस केस में तुमने शुभम को ढूंढा है लेकिन प्रिया अभी तक नहीं मिली। तभी अचानक कमरे की लाइट आ गई और पूरे कमरे में रोशनी हो गई। डीके हंसकर बोला, सुरेश अब प्रिया भी मिलेगी और ये केस भी कंप्लीट होगा। इतना बोलकर डीके और सुरेश ने अपना बैग उठाया और बाहर आकर अपनी कार स्टार्ट करके उसमें बैठ के शहर के लिए चले गए। उनके जाने के बाद मुखिया शुभम को अंदर ले गया। दोस्तों पहली का चौथा सवाल, प्रिया इस समय कहाँ है और डीके प्रिया को कैसे ढूंढेगा? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। अब रात के समय एक जगह प्रिया एक कमरे में कुर्सी से बंधी हुई बैठी थी। तभी दरवाजा खोल के रघु अंदर आ गया। प्रिया बोली, रघु मुझे छोड़ दो और मुझे जाने दो, अगर पापा को तुम्हारे बारे में पता चलेगा तो वो तुम्हें मार डालेंगे। अब रघु चिल्लाकर बोला, प्रिया अभी तक किसी को ये नहीं पता चल पाया है कि मैंने तुम्हें किडनैप करके रखा है। तुम्हारे पापा ने तुम्हें ढूंढने के लिए शहर से एक डिटेक्टिव भी बुलवाया था, लेकिन वो केवल शुभम को ढूंढ पाया। वो डिटेक्टिव तुम तक नहीं पहुंच पाया और आज रात अपने शहर वापस लौट गया। इसलिए ये सोचना बंद कर दो कि कोई तुम्हें बचाने यहाँ आएगा। लेकिन आज मैं हार गया। मैंने तुम्हें उन गहनों के लिए किडनैप करके रखा था जो गहने शुभम के पास थे, लेकिन तुमने मुझे शुभम का पता नहीं बताया और आज शुभम पकड़ा गया और सभी गहने फिर से मुखिया के हाथ में लग गए। अगर तुम मुझे पहले ही शुभम का पता बता देती तो आज वो सारे गहने मेरे पास होते और तुम बाहर होती। प्रिया अब मुझे अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें मारना होगा। इतना बोल के रघु ने प्रिया को मारने के लिए कुल्हाड़ी उठाई। तभी वहां एक तेज बंदूक की आवाज सुनाई दी और बंदूक की गोली खाकर रघु पास में मारा गया। वो गोली मुखिया ने चलाई थी और उसके साथ डीके और सुरेश भी थे। अब मुखिया के भाई ने आकर प्रिया के दोनों हाथ खोल दिए और प्रिया आजाद हो गई। मुखिया ने डीके से पूछा, डीके तुम तो वापस शहर चले गए थे, फिर रघु के ऊपर तुम्हें शक कैसे हुआ? दोस्तों पहली का 5वां सवाल, डीके को कैसे पता चला कि प्रिया रघु के पास है?
अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। डीके बोला, ये पूरी कहानी माचिस मैच बॉक्स के ऊपर है। आपने मुझे शहर से झूठ बोल के बुलवाया कि आपकी माचिस खो गई है, जबकि आपको मेरे द्वारा शुभम को ढूंढना था। अब मैंने गांव में आके शुभम को ढूंढा, लेकिन प्रिया उसके पास नहीं मिली। लेकिन उसके पास सोने गहनों का बैग था। वो चाहता तो गहनों का बैग लेके शहर भाग जाता, लेकिन वो उसी गुफा में छुपकर प्रिया का इंतजार करता रहा। मतलब शुभम सच बोल रहा था कि उस रात वो प्रिया का इंतजार करता रहा, लेकिन प्रिया घर से वापस नहीं आई। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि उस रात प्रिया को बीच में किसने पकड़ लिया। मैं इस केस को पूरी तरह से हार कर अपने घर वापस जा रहा था और अपने कमरे में रघु के द्वारा दी गई माचिस को जलाकर अपना बैग खोजने लगा। तभी अचानक कमरे की लाइट आ गई और मुझे रघु की माचिस पर हेल्प शब्द लिखा हुआ दिखाई दिया। मैं उस हेल्प शब्द को देख के समझ गया कि ये हेल्प प्रिया ने लिखा है, क्योंकि पूरे गांव में केवल प्रिया और शुभम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और प्रिया गायब है। अर्थात रघु ने ही प्रिया को किडनैप किया है। मतलब रघु रात में प्रिया से मिलने उसको खाना देने जाता होगा और अपनी माचिस से इस कमरे की लैंप जलाता होगा या प्रिया से जलवाता होगा। उस समय प्रिया ने अपने पेन से रघु की माचिस पर हेल्प शब्द लिख दिया होगा। प्रिया जानती थी कि रघु अनपढ़ है और वो कभी नहीं समझ पाएगा कि उसकी माचिस पे हेल्प शब्द का क्या मतलब है। इस तरह रघु की माचिस के द्वारा हम लोग प्रिया तक पहुंच गए। अभी वो लोग बातचीत कर रहे थे, तभी वहां पर पुलिस आ गई। अब पुलिस को देख के प्रिया और शुभम ने अपनी शादी का प्रस्ताव पुलिस से रखा और पुलिस ने उन दोनों की शादी करा दी। दोस्तों, कैसी लगी आपको जोरदार दिमागी पहेली? पहेली अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और ऐसी ही पहेलियां देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।